क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं मेन टॉपिक से, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इससे पहले भी एनसीईआरटी में कुछ दिए हुए हैं, उधर आप देख सकते हैं, जिसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और मैटर के बारे में, है ना। तो थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आज जैसे कि हम लोग जितने भी मेडिसिन खाते हैं, या फिर आज जैसे कि अब कोरोना चल रहा है तो उसका इलाज मतलब दवाई खोजा जा रहा है, तो सारी चीज़ केमिस्ट्री पे ही बेस्ड है। यही इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। हम लोग जैसे भी सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, ये सब भी केमिस्ट्री का ही देन है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में यही सब है। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। और उसके बाद है मैटर में क्या क्या है कि दो टाइप के हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन है और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़े हैं। उसके बाद मिक्सचर में है हेट्रोजीनस और होमोजीनस, इसके बारे में जानते ही होंगे हेट्रोजीनस होमोजीनस क्या होता है ना। तो सिंपल सा बात है, हेट्रोजीनस क्या होता है कि जिसमें कि जो सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है, मतलब उसका जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, वो हर जगह सेम नहीं होता है। अलग अलग टाइप पार्ट का सॉल्यूशन लेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हर जगह अलग अलग आएगा। और होमोजीनस में क्या होगा कि एक मिक्सचर का यदि हम जैसे कोई सॉल्यूशन है तो हम यदि उसको एक एक कहीं से निकाल लेंगे तो उसका जो रेशियो होगा हर जगह का वो सेम ही होगा, मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो उधर है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब डायटोमिक एलिमेंट है, ये है मोनोएटॉमिक एलिमेंट। उधर कंपाउंड है, तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या है कि हम लोग कंपाउंड को अलग अलग एलिमेंट में तोड़ सकते हैं, है ना, और एलिमेंट को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यही था। और इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन देखिए दोस्तों, हम लोग जब केमिस्ट्री में कैलकुलेशन शुरू करते हैं या फिर कोई भी साइंस में कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो देखते हैं जैसे कि ये है, अब ये है हाइड्रोजन का मास, है ना। अब देखिए आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाए इतने बड़े संख्या में, तो हम लोग का दिमाग ही घूम जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर ये है क्या 1 मोल का वैल्यू है ये इतना बड़ा, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए तो सॉल्व करना नामुमकिन हो जाएगा, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, दिमाग घूम जाएगा क्वेश्चन देख के ही। और यदि इसी को हम इस फॉर्म में लिख के दे दें तो लगेगा कितना इजी है ना, या फिर इस फॉर्म में इसको लिख दें कितना इजी लग रहा है ना। तो साइंटिस्ट ने शुरू में जब देखा कि एटम का मास या फिर एटम में जितना एक मोल में जितना यूनिट होता है इतना बराबर आ रहा है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि बड़ा जो नंबर आता है, या तो यह है 1 से छोटा, यह है 1 से बड़ा। जब 1 से छोटा था उसका एक्सपोनेंट माइनस में चला गया, और यदि 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंट प्लस में आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन करना इजी हो गया। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग अभी पढ़ेंगे इसका सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, इसे पढ़ेंगे, देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इसका एडिशन। समझ रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ठीक है, इसका जो सीखने वाली बात है उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखना है। ठीक है, तो सीखते हैं। एडिशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कैसे एडिशन करेंगे साइंटिफिक नोटेशन का। तो एक ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, और इसको हम ऐड करते हैं दूसरे नंबर से, लेते हैं 7.02 इंटू 10 टू पावर 20। देखिए बच्चों, इसका एडिशन का क्या रूल है कि जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है ये हमेशा सेम होना चाहिए, डिफरेंट रहेगा तो एडिशन नहीं हो पाएगा। दोनों क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, यहाँ 23 है इधर भी 23 करेंगे, या फिर इधर 20 है इधर भी 20 कर देंगे, मतलब दोनों तरफ किसी तरह से सेम करना है। या तो इसको हम घटा लेंगे, मतलब इसको घटाएंगे, या फिर इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 23 है तो इसको हम 23 कर लेते हैं। ठीक है,
कैसे भी कर सकते हैं, इसको 20 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए इसको हम 23 कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो क्या होगा 0.00702 इंटू 10⁻23। तो ये आएगा। अब 10⁻23 लिखना है, क्या करेंगे, यहाँ 3 पर आना था तो हम लोग 3 डिसिमल पीछे चले गए, ठीक है। अब दोनों का एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है वो सेम हो गया, तो उसको अब ऐड करना इजी हो गया। अब उसको आराम से इजी मतलब ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, नॉर्मली इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे है 5 है ना, यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा 2 0, अब यहाँ पे आएगा 7 9, यहाँ आ जाएगा 2 0.6 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं कि अब साइंटिफिक नोटेशन लिखने पे ये कितना इजीली हम लोग एडिशन कर रहे हैं। यदि इसी को हम लोग इस तरह से लिख देंगे तो फिर जोड़ने में हालत खराब हो जाएगा, है ना, हम लोग जोड़ ही नहीं पाएंगे, या फिर जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ये कितना इजीली हो गया है ना, सिर्फ एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल कर दिए और इसको एडिशन हो गया। और सब्सट्रैक्शन का भी सेम ही रूल है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल करना है और सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इसी में देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं एडिशन की जगह पे। सेम रूल, एक्सपोनेंट इक्वल करना है और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। हम लोग आप आगे बढ़ते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, एग्जांपल देख के हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं हम लोग जैसे कि हो गया 2.5 इंटू 10⁻7, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर लें, तो 5.0 इंटू 10⁻8, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए इसका क्या रूल है कि इसका जो न्यूमरल वैल्यू है ये दोनों हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है, उसको क्या करेंगे, इसमें ऐड होता है। इसके लिए एक चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10⁻x प्लस 10⁻y इक्वल टू 10⁻x प्लस y। तो ये है, ये ऐड नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऐसे करना है, अब इसको और अच्छी तरह से लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा इसमें कांस्टेंट भी डाल देते हैं, न्यूमरल वैल्यू डाल देते हैं, तो हो जाएगा a इंटू 10⁻x, इसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ हो गया b इंटू 10⁻y। इसका क्या हो जाएगा a इंटू b, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻x प्लस y। तो इस तरह से है इसका रूल, ठीक है। और एग्जांपल आप पढ़ लेते हैं। एग्जांपल क्या लिया था हम लोगों ने, 6.0 नहीं 2.5 इंटू 10⁻7 इंटू 5.0 इंटू 10⁻8। अब देखिए ये दोनों का जो वैल्यू है इसको हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये दोनों जो है ये दोनों को हम लोग जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा इंटू 10⁻15। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है, इस तरह से करते हैं। और आगे हम लोग पाएंगे इसका आप डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन का देखते हैं कैसे होता है।
डिवीजन। अब डिवीजन का क्या रूल है, उसमें हम लोग यहाँ ऐड कर रहे थे एक्सपोनेंशियल पार्ट को, वहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, पहले इसका भी लिख ही लेते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, जैसे कि है d इंटू 10 का पावर ले लेते हैं x ही ले लेते हैं x डिवाइडेड बाय e इंटू 10 का पावर y। इसको क्या कैसे हो जाएगा, ये दोनों जो नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो d बाई e इंटू 10 का पावर x माइनस y, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। एक एग्जांपल देख के एग्जांपल लिख के समझते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 5, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे किससे, चलिए 1.5 इंटू 10 की पावर 4 ले लेते हैं, इजीली करते हैं। आप लोग बुक से क्वेश्चन लगाते रहेंगे, ठीक है। तो जितने पढ़ाएंगे सबका क्वेश्चन बुक में होता है, आप लोग उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 4 बोलते हैं 1। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन का डिवीजन। हम लोग साइंटिफिक नोटेशन सीख लिया है और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। उसके तो ये सारे रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, है ना, ये 5 रूल्स हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट एंड विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, ठीक है। तो वो सारे डिजिट जिसमें कुछ मीनिंग होते हैं, है ना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 12.8, इसमें सारे कोई मीनिंग है, मतलब बोलते हैं 12.8, है ना, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, है ना। और इसका जो रूल है तो नीचे है, ठीक है, देखते हैं क्या क्या रूल है। तो फर्स्ट रूल जो है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 55.88, अब इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो क्या रूल है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो कोई भी जीरो नहीं है तो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे जीरो वाला क्या क्या रूल है। तो फर्स्ट रूल है जीरो वाला कि जब जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले आता है, मतलब लेफ्ट साइड में होगा, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि लिख देते हैं 0.005। अब देखिए ये है नॉन जीरो डिजिट, अब इससे पहले जितने जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। अब ये तीसरा रूल है जिसमें क्या कहा गया है कि जीरो जब दो डिजिट के बीच में आएंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये देखिए 5.005 या फिर ऐसे भी 5005, ठीक है, 7008, कुछ भी मतलब जीरो बीच में हो गए तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि इसका मीनिंग बन गया है ना। अब हो गया 7008, अब इसका क्या होगा, इसका कोई मीनिंग है नहीं है, क्या है इसका, कुछ नहीं है, इस जीरो का कोई मीनिंग ही नहीं है। हम यदि कोई इसको लिखेंगे तो सिर्फ 5 के बारे में जानेंगे, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर जीरो बीच में आ गया तो इसका मीनिंग होने लगता है, तो यही लेते हैं 7008 हो गया, 5005 हो गया, है ना। तो इस तरह से। और ये चौथा रूल क्या है, जीरो एट द इन और द राइट साइड ऑफ द डेसिमल ओनली, मतलब कि जब जीरो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है, मतलब राइट साइड में आएंगे, तो सिर्फ डेसिमल वाले नंबर में ही, जब डेसिमल वाला नंबर आएगा तो उसमें ही ये सिग्निफिकेंट होंगे। यदि कोई जैसे कोई जीरो वाला नहीं है, मतलब इसमें डेसिमल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल क्या है, हम लिखते हैं 100। अब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल बोलेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हैं, तो 1 है, क्योंकि अब डेसिमल नहीं है तो इसके आगे का जो वैल्यू है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसमें यदि डेसिमल डाल देंगे तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे 1 कि एग्जैक्ट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब एग्जैक्ट नंबर है इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। कितने हो गए 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, बढ़ते जा रहे हैं। इसी को हम लिख देंगे बहुत सारा, जैसे कि 45.0000, अब बढ़ते चले जाएंगे, है ना, इनफिनाइट नंबर तक जीरो दे देंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, तो इनफिनाइट कि एग्जैक्ट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब एग्जैक्ट नंबर है इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल देखते हैं
जैसे कि 40 लिख लेते हैं 45। अब देखिए तो ये है एग्जैक्ट नंबर है ना, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसको हम लोग अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। आप कैसे देखिए, अब हम इसको लिख देते हैं 45.000 ऐसे लिख दिए, या फिर कुछ ऐसे भी जीरो बढ़ाते चल जाएंगे। कोई देखेंगे कि इसका जो न्यूमेरल वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या हो रहा है, इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, इसमें कितने हो गए 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी बढ़ता जा रहा है। इसमें को हम लिख देंगे बहुत सारा, जैसे कि 45.0000, अब बढ़ते चले जाएंगे, है ना। इनफिनाइट नंबर तक जीरो दे देंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, तो इनफिनाइट हो। चलिए अब इसको इजी डिवीजन देते हैं, तो 5 इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 9। अब देखिए बच्चों, इसका रिजल्ट आ रहा है हम लोग को कितना 9 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब यहाँ पे है कम से कम 2 सिग्निफिकेंट रिजल्ट में होना चाहिए, इसमें आ रहा है सिंगल सिग्निफिकेंट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्मल देके एक जीरो डाल देंगे, है ना। वैल्यू में कोई चेंज नहीं, और हमारा जो रिजल्ट था एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर का चाहिए था, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो गए, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब इसी को अब देखिए एग्जाम में इसको क्या करके आप कर सकता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 ही आ रहा है, तो ऑप्शन में दे देगा 7, दूसरा ऑप्शन दे देगा 7.0, और तीसरा ऑप्शन दे देगा 7.00, है ना, और चौथा ऑप्शन दे देगा 7.000, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना होगा कि आंसर कौन सा हो। विद्यार्थी करेगा कि अब ये वाला तो आ रहा था तो यही मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप लोग रूल ध्यान रखेंगे, वैसे ये सब फाइनल एग्जाम में तो इतना नहीं कोई आ जाता है, लेकिन जनरल जो हम लोग टेस्ट देंगे कोचिंग में उसमें पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है हम लोग का है क्या, हाँ उसको देखते हैं। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए बच्चों, हम लोग समझते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग को एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना होता है। जैसे कि हम लोग इंच को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, या फिर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1 ईयर को सेकेंड में बदल सकते हैं। तो ये सब है यूनिट, उसको हम लोग अलग अलग सिस्टम में चेंज करते हैं, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको चेंज करने के लिए जो हम लोग को टेक्निक चाहिए उसको कहते हैं हम लोग यूनिट फैक्टर मेथड, है ना, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, यही है। अब यूनिट फैक्टर मेथड क्या है समझते हैं। तो जैसे कि 1 इंच में होते हैं 3.24.7 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है। तो जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम को मतलब जो यूनिट आता है उसके देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस और पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अलग अलग यूनिट आते हैं, ठीक है। तो उस यूनिट को हम लोग को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना पड़ता है ना।
जैसे कि कोई सेंटीमीटर में आ गया तो उसको इंच में बदलना है, या फिर इंच में आ गया तो सेंटीमीटर बदलना है। 1 ईयर है तो उसको हम लोग को बदलना है सेकेंड में बदलना है, या फिर सेकेंड को ईयर में बदलना है। ये डिफरेंट यूनिट में बदलना पड़ता है। तो उसी को बदलने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड या फिर डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसका मतलब हम लोग समझेंगे अभी, है ना। तो पहले देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे कि है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका यूनिट फैक्टर क्या होगा देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1 इंच डिवाइडेड बाय 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। अब देखिए, अब इस दोनों को जो डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है 1 और यही है इसका यूनिट फैक्टर, है ना। तो जब भी हमको इंच को सेंटीमीटर में बदलना हो या फिर सेंटीमीटर को इंच में बदलना हो तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर बाय 1 इंच, ठीक है। तो ये है, दोनों इक्वल है। तो जिस चीज़ को हम लोग को बदलना है ना, जैसे कि इंच को सेंटीमीटर में लाना है तो हम लोग को सेंटीमीटर में लाना है, तो सेंटीमीटर को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर वाले भाग में रखेंगे। जैसे कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यदि हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हमको इसको इंच में बदलना है तो इसको हम लोग इस यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि जिस यूनिट में हमको लाना है तो उस यूनिट का जो पार्ट है वो हमेशा नीचे होना चाहिए, है ना। जैसे कि इंच में लाना है तो सेंटीमीटर का पार्ट जो होगा वो नीचे होगा और इंच का जो पार्ट होगा वो ऊपर होगा, ठीक है। तो ये है ना। इसी तरह से जब सेकेंड को बदलना है आवर में, या फिर आवर को सेकेंड बदलना है, या फिर सेकेंड को ईयर में बदलना है, या फिर ईयर को सेकेंड में बदलना है, तो उसका भी यूनिट फैक्टर होगा। अब देखते हैं आवर और सेकेंड का यूनिट फैक्टर क्या होता है। जैसे देखते हैं इतना सेकेंड इक्वल टू 1 आवर होते हैं, है ना। इसका यूनिट फैक्टर क्या हो जाएंगे 3600 बाय 1 आवर सेकेंड, है ना, इक्वल टू 1। तो यह है जिसका यूनिट फैक्टर, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। तो जब भी हमको कोई सेकेंड को आवर में बदलना हो या फिर आवर को सेकेंड बदलना हो तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अब इस 1 आवर को सेकेंड में बदलना था तो क्या करेंगे, तो इससे हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी ये आ जाएगा। या फिर आपको इसको अब आवर में बदलना होगा, क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे। जैसे आप पहले बताए थे, इसको हमको जैसे कि सेकेंड को आवर बदलना है तो जो आवर वाला पार्ट होगा वो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। सॉरी, जो आवर वाला पार्ट होगा वो ऊपर जाएगा। जैसे कि ये आवर वाला पार्ट है तो इसका यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा 1 आवर बाय 3600 सेकेंड। तो ये यूनिट फैक्टर जो हमको आवर में बदलना होगा तो इस यूनिट फैक्टर का यूज करेंगे, और जो सेकेंड में बदलना होगा तो इस यूनिट फैक्टर का यूज करेंगे। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करके अगला लेक्चर फिर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।